औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। एट SBI वी आर स्टार्टिंग कैफ 4 फास्ट ट्रैक फ्रॉम टुडे, दैट इज़ 8th of July। और हमारी इस क्लास की जो टाइमिंग होगी दैट वुड बी फ्रॉम 9 AM to 11 AM। हम लोग ये फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं दो तरह के बच्चों के लिए। नंबर 1 वो स्टूडेंट्स जो कि न्यू हैं, जो कि अभी PRC जिनका पास हुआ है और वो अपने इस रिमेनिंग टाइम के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ के कैफ के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं। और दूसरा ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि रिपीटर्स हैं। ये इवन उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने प्री में या जो हमारा प्री बैच होता है उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया बट वो किसी भी तरह से उसको कोप अप ना कर पाए। जो बच्चे पोस्ट में आए स्टिल वो कुछ आगे पीछे रह गए। और अगर वो चाहते हैं कि इस रिमेनिंग टाइम पीरियड के अंदर अपनी पढ़ाई को सही तरीके से लेके चलें तो ये फास्ट ट्रैक बैच उनके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल साबित होगा। सर, इस फास्ट ट्रैक बैच की क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या खसूसियात हैं? सर, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको करवाई जाएगी एग्ज़ाम फोकस्ड तैयारी, यानी कि एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन होगी। हम लोग कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी जो क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉजिक्स बनती हैं, जो केस स्टडीज़ हैं, उनको भी साथ साथ कवर करें। सर, कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करवाई जाएगी। विद इन क्लास आप लोगों को मैं मौका दूंगा कि आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे और मैं 1 by 1 आके बच्चों से उनकी ड्राफ्टिंग को भी चेक किया करूंगा। सर, एक्सटेंसिव टेस्टिंग सिस्टम इसके अलावा भी होगा, यानी कि क्लास में तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही होगी। हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर, यानी कि एक वीक में 2 या 3 टेस्ट भी ले रहे होंगे। अभी मैं आपसे उसका स्केड्यूल भी शेयर करूंगा ड्यूरिंग दिस ओरिएंटेशन। देन फ्री स्टडी मटेरियल आप सबको आपके घर तक पहुंचेगा ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सर, कैफ 4 फास्ट ट्रैक, कुछ इंट्रो मेरे बारे में। मेरा नाम उसामा वहीद है और फ्रॉम 2018 आई एम इन्वॉल्व इन टू टीचिंग। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच करता हूँ, कैफ 4 को, कैफ 7, कैफ 8। इससे पहले PRC के अंदर PRC 5, I2B, CFAP के अंदर एग्जामिनर हूँ टेस्ट सेशन का, CFAP 3, CFAP 6। माई सेल्फ इज़ अ CA फाइनलिस्ट। तो ये कुछ मेरे बारे में था। बट प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड कि आप लोग एक सेफ़ हैंड्स में हैं और आप लोगों की ये जो प्रिपरेशन है कैफ 4 की, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है इस रिमेनिंग टाइम के अंदर। सिर्फ आप लोगों से मुझे एक चीज़ चाहिए होगी, दैट इज़ इंटेंशन। अगर आप लोग नियत करते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं, तो हम इस फास्ट ट्रैक में आपको अल्हम्दुलिल्लाह फॉर श्योर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप कम से कम टाइम में अपने सिलेबस को भी तैयार करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। बट याद रखिएगा, ये सिर्फ मेरे ही साइड से नहीं होगा, आपकी तरफ से भी होगा। मेरी एफ़र्ट्स तो अपनी जगह पे लगेंगी, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक कि आपकी एफ़र्ट्स भी मेरे साथ साथ चलें। विद दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं हमारा आज का एजेंडा। सर, टिपिकल क्वेश्चंस जो कि न्यू बच्चों के माइंड में आते हैं, वो बच्चे जो कि PRC से आ रहे हैं, हर बच्चे के माइंड में कोई ना कोई सवाल होता है रिगार्डिंग दिस फास्ट ट्रैक। सर, पहला सवाल, सर आई हैव क्लियर्ड माई PRC, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपना PRC पास कर लिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल नॉर्मली बच्चों के माइंड में होता है कि सर अब मैं क्या करूं, PRC पास कर लिया, रिज़ल्ट आ गया है, रिमेनिंग टाइम के अंदर क्या मुझे कैफ के पेपर्स उठाने चाहिए या नहीं? तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि वो बच्चा जो कि PRC से कैफ में ट्रैवल कर रहा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि PRC के अंदर जो आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो आसान है और उसमें टेस्टिंग लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड कैफ लेवल पे है। PRC के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको MCQs मिलते हैं, आप लोगों की तैयारी इजी होती है, रिलैक्स टाइम पे आप लोग पढ़ रहे होते हैं, चिल माहौल में पढ़ रहे होते हैं, तो इतना कोई ख़ास आपको मुश्किल पेश नहीं आती है। बट जैसे आप लोग PRC से निकल के कैफ में ट्रैवल करते हैं, थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। तो हर वो बच्चा जो कि PRC से निकल के कैफ में आ रहा है, जिसका PRC अभी 8 जुलाई को जो रिज़ल्ट है उसका अगर PRC पास हो चुका है, तो प्लीज़ कैफ में अगर आप एंटर होने जा रहे हैं तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, दैट इज़ कि अब आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जो चिल रिलैक्स इन्वायरमेंट आपने PRC में देखा है, कैफ में वो इतना नहीं है। यस, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट लेंथ के हैं, जैसे बिज़नेस लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, मगर कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे FR1, FR2,
MFA ऑडिट वगैरह। तो सर अगर मुझे अपना PRC मैंने अगर अपना पास कर लिया तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस रिमेनिंग टाइम के अंदर? सर आपको फास्ट ट्रैक में आना चाहिए। सर फास्ट ट्रैक में आप अगर आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, सर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ग्रुप ए, ग्रुप ए के अंदर आपके पास 2 पेपर्स की ऑप्शन बनती है, या आप बिजनेस लॉ को ऑप्ट करते हैं या आप टैक्स के पेपर को ऑप्ट करते हैं। इन दोनों के अपने अपने डायनामिक्स हैं, दोनों ही फास्ट ट्रैक यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। बिजनेस लॉ का टीचर होने के नाते मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इस पेपर से हल्का है, थियरी का पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल ना होने के बराबर है। टैक्स के अंदर आपको मिक्सचर मिलता है थियरी का और न्यूमेरिकल का। अगर आप इन दोनों में से कोई भी पेपर ऑप्ट करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक के, बस आप लोगों ने यही तैयार रखना है, ये याद रखना है कि फॉर स्टार्टिंग एनी ऑफ दीज 2 पेपर्स आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम द डे 1। तो अगर आप लोग PRC से ट्रैवल करके कैफ में आ रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एटीट्यूड। आप थोड़े से सीरियस हो जाएं, थोड़े से मोहतात होकर चलें। सर अगला सवाल, सर हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन कैफ एंड कैन आई अटेम्प्ट एनी पेपर इन स्पेशल फास्ट ट्रैक? ये भी बच्चों के माइंड में एक सवाल होता है कि सर कितने पेपर्स हैं कैफ में और क्या मैं कोई सा भी पेपर उठा सकता हूँ फास्ट ट्रैक में? तो जैसा मैंने भी आपको पहले बताया, ग्रुप ए के अंदर 4 पेपर्स होते हैं हमारे पास, FR1, टैक्स, कॉस्ट, बिजनेस लॉ। ये 4 पेपर्स हैं जिसमें से 2 पेपर्स प्योर न्यूमेरिकल हैं, FR1 और कॉस्ट, और 1 पेपर हमारा प्योर थ्योरी का है। कौन सा सर? बिजनेस लॉ। टैक्स सेमी थ्योरी है और सेमी न्यूमेरिकल है। अच्छा, जो सब्जेक्ट प्योर न्यूमेरिकल होता है ना, आप वो रिमेनिंग टाइम जो भी आपके पास है कोई 1 सवा 1.5 महीना, उसमें तैयार करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। आपको फिर डे नाइट की शिफ्ट लगानी पड़ती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा हैं और उसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रुप ए के अंदर अगर आप कुछ ऑप्ट करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर तो दैट कैन बी इधर बी लॉ और टैक्स। मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप दोनों पेपर्स के साथ जाएं। कभी भी आपको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सर आप दोनों ही पेपर्स को ऑप्ट करें फास्ट ट्रैक पे, नहीं। ये सिर्फ उस बच्चे के लिए पॉसिबल है जो कि PRC में जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और वो इस अटैम्प्ट में कैफ में आग लगाने को तैयार है। तो इधर यू शुड गो विद बी लॉ और यू शुड गो विद टैक्स। इसके अलावा अगर आपने FR1 या कॉस्ट का प्लान बनाया हुआ है तो उसको अपने माइंड से निकाल दें। सर थर्ड क्वेश्चन क्या होता है नॉर्मली बच्चों का, सर शुड आई चूज कैफ 4 एट दिस टाइम? क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन रहेगा? जी सर बिल्कुल, कैफ 4 नॉर्मली आप लोग कहेंगे सर ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है तो आप इसलिए बात करें, मगर मैं हक सच की बात करूँगा। कैफ 4 वो पेपर है पूरी कैफ के स्ट्रीम का जिसका सिलेबस बाकियों से कम है और जिसका सिलेबस बाकियों से निस्बतन तैयार करने में आसान है। होता क्या है कि ये पेपर सेमी लॉजिकल और सेमी क्रैमिंग बेस्ड है। सेमी लॉजिकल सेमी क्रैमिंग बेस्ड का मतलब इसमें से रटे वाले सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे और इसमें से आपको केस स्टडीज आपको लॉजिकल सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो बिजनेस लॉ का ये पेपर अगर आप डे 1 से नियत के साथ तैयार करेंगे तो यस आप इसको बहुत इजीली पास कर सकते हैं। तो इन 2 में से आई वुड ऑलवेज रिकमेंड बिजनेस लॉ। यही आपके लिए एक राइट डिसीजन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस यू कैन गो विद टैक्स ऑल्सो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद हैं, अगर आपको सवाल सॉल्व करना ज़्यादा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू क्रैमिंग द पेपर, तो आप टैक्स को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस लॉ को लेके चलें। होपफुली आपके लिए बहुत ही अच्छा फैसला होगा। सर चौथा सवाल क्या है? रिजल्ट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग फास्ट ट्रैक में आ रहे हैं, क्या हम लोग रिमेनिंग टाइम में तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि प्री बैच के हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक नॉर्मल साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए ना तो आप रिलैक्स वे में पढ़ते हैं। सर आज पढ़ लिया, कल क्लास नहीं ली, बैकअप हो रहा है, बैकलॉग जमा होता जा रहा है, मेरे कुछ एरियाज मिसिंग हैं, कुछ सवाल नहीं किए, कुछ टेस्ट नहीं दिए। अगर मैं आज भी आपको एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्री बैच के बच्चे हैं या पोस्ट बैच के बच्चे हैं उनसे मिलाऊं तो नॉर्मली आप यही देखेंगे कि सर किसी का भी सिलेबस मैच नहीं कर रहा। कोई बहुत पीछे है तो कोई शायद बहुत कम बच्चे क्लास के साथ चल रहे होते हैं।
तो वो बच्चा जो कि फास्ट ट्रैक में आ रहा है ना, वो फोकस्ड बच्चा है, वो प्योर फोकस्ड बच्चा है। उसका जो एम है वो यही है कि उसने 1.5 महीने में ये पेपर पास करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस पेपर में इस स्पेशल फास्ट ट्रैक के अंदर हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और मज़े की बात ये है, जो कि वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो भी अब आके इसी माह में सीरियस होते हैं। मतलब एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले ही बच्चे जागते हैं और कहते हैं ओहो सर इतना सिलेबस तो हमारा कवर हो चुका है, अब हमने तैयार करना, सर तैयार कैसे करें। तो वो बच्चे भी ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करने की कोशिश में होते हैं कि वो किसी तरीके से आके अपने आप को सेल्फ असेस करें, रिवाइज करें और ये पेपर पास करें। तो वो बच्चा जो कि एक न्यू माइंड के साथ आ रहा है, जो कि फ्रेश है, जिसकी नीयत है और जो करना चाहता है, जैसे कि आप लोग, वो इस फास्ट ट्रैक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली इसका ट्रेंड बाकी क्लासेस से बहुत बेहतर होता है। और मज़े की बात यह है कि पिछले 2 सेशंस में जिन बच्चों का मेरिट सर्टिफिकेट आया है वो दोनों बच्चे फास्ट ट्रैक के थे। तो ये इसमें कुछ बातें हैं। सर प्लीज़ गाइड अस, हाउ शुड आई स्टडी इन दिस रिमेनिंग टाइम। इसके लिए मैं भी आपको एक स्केड्यूल दिखाऊंगा कि आप लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हम लोग कैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे, हम लोग कब कितना पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स को हम लोग कितने दिनों में डिवाइड करके चलेंगे, हमारा कोर्स क्या होगा, स्टडी आउटलाइन क्या होगी, ग्रिड क्या है, सारी बातें अभी हम लोगों ने इस सेशन में करनी है। तो इस सवाल में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। सर विच बुक इज़ टू फॉलो, हम लोग कौन सी किताब इस्तेमाल करें। अब नॉर्मली यहाँ पे 2 तरह की डिस्कशंस होती हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो कि प्योर ICAP की बुक को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैं कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करूँगा कि आप ICAP की बुक को ना पढ़ें। तो बुक्स टू फॉलो में हमारे पास 2 तरह की किताबें हैं। एक वो किताब जो कि ICAP की है, ये सोर्स बुक है। अच्छा, इस सोर्स बुक में क्या मसला है, एक मसला कह लें या इनका बताने का अंदाज़ ही है कि कॉन्सेप्ट के नीचे साथ ही सवाल आ जाता है। कॉन्सेप्ट करवाया, उसके बाद सवाल आ गया, फिर कॉन्सेप्ट कराया, फिर सवाल आ गया, बीच में ही एग्जांपल्स फिट हो जाती हैं। तो ICAP की बुक समझने के लिए अच्छी है, मगर उससे याद करने जब बच्चा बैठता है तो वो कुछ परेशान सा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेड इजी बुक। इसको हम कहते हैं बिजनेस लॉ मेड इजी बुक। इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, टू द पॉइंट बातें बताई गई हैं जिनको आपने याद करना है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, मगर हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल्स को अलग कर दिए, MCQs को सेपरेट कर दिया, पास्ट पेपर्स को अलग कर दिया, ताकि बच्चे को पता हो कि उसने याद क्या करना है। तो यस, आप ICAP की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं और आप ICAP की बुक को पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। हाँ, याद करने लगें तो कोशिश करेंगे सबसे पहले अपने नोट्स बनाएं, या आप इन बने बनाए नोट्स से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अब हमें गाइड कर दें कि हमारा एनालिसिस क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, इस पेपर के बारे में ज़रा कुछ बातें बताएं। तो इस सवाल को ऑप्ट करने से पहले ज़रा मैं बाकी बातों को एक दफ़ा क्विक समराइज़ कर दूं। सर PRC पास हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, आपको फास्ट ट्रैक में आना चाहिए और अपने कैफ की अटैम्प्ट पहली देनी चाहिए, कैफ को अनलॉक करना चाहिए। सर कितने पेपर्स हैं कैफ में, सर 8 पेपर्स हैं कैफ में, 4 ग्रुप A में है, 4 ग्रुप B में है। उन 4 में से ये 2 पेपर बी लॉ और टैक्स आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर फास्ट ट्रैक। अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद है गो विद टैक्स, और अगर आपको थ्योरी पसंद है देन गो विद बी लॉ, और अगर आप थोड़ा सा ईजी फील करना चाहते हैं तो बिजनेस लॉ। हाँ, दोनों दे सकता हूँ, द आंसर इज़ नो। इस रिमेनिंग टाइम में दोनों को तैयार करना बहुत टफ है, आपको फिर 10-10 घंटे की शिफ्टें लगानी पड़ेंगी, क्लास के अंदर भी और घर में भी चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। सर शुड आई चूज़ कैफ फॉर एट दिस टाइम, ये बात हम लोगों ने कर ली। सर व्हाट इज़ द रिजल्ट, मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जो कि फास्ट ट्रैक में आते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि नॉर्मल बैच के होते हैं। सर रिमेनिंग टाइम में स्टडी कैसे करना है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर ली कि आप लोगों ने अपने माइंड मैप्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। अभी मैं आपको पूरा स्केड्यूल भी दिखाता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको लेकर चलना है। सर बुक्स के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली, ICAP की बुक वर्सेस बी लॉ मेड इजी बुक। तो याद करने बैठना है तो इसको फॉलो कीजिए, पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है तो ICAP की बुक। सर
बात करते हैं स्केजुअल की। ये सर हमारा स्केजुअल है, इसको ज़रा अगर हम फोकस करें इस पूरे स्केजुअल को, तो सर अगर आप देखें तो हम लोगों ने पूरे कोर्स को 33 डेज में डिवाइड कर रखा है। डे 1 सैटरडे 8 जुलाई हम लोग प्लानिंग और बिजनेस लॉ को कोप कैसे करना है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सर डे 2 से लेकर डे 7 तक हमारे पास फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, 6 वीक्स हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें से जो हमारा थर्ड वीक है उसमें सिर्फ हमारी 2 क्लासेस हैं। तो टेक्निकली 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स और 2 दिन के ऊपर हमारा ये कोर्स स्प्रेड हुआ है। डे 1 आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑन ओरिएंटेशन। डे 2 यानी कि ऑन मंडे एंड ट्यूसडे वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। इसको हम लोगों ने 2 दिन में प्लान किया है। ये जो आपकी क्लास है बिजनेस लॉ फास्ट ट्रैक की, ये 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। तो डे 1 ओरिएंटेशन हो गया, डे 2 चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 2। उसके बाद जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा हम लोग उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। और ये टेस्ट फिज़िकल भी होगा, फिज़िकल बच्चों के लिए, और ऑनलाइन के लिए हम लोग इसको आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर रहे होंगे। सर उसके बाद डे 4, डे 5 चैप्टर नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे। और जैसे ये ख़त्म होगा तो देखिए साथ लिखा हुआ है टेस्ट 2 चैप्टर नंबर 3 का। सर डे 6 फ्राइडे 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, 8 और 5। ये बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, सिंगल पेज के हैं। तो एक समझ लें एक पेज चैप्टर 8 का और तकरीबन 1 सवा पेज चैप्टर नंबर 5 का। तो ये हम लोग कवर करेंगे डे 6 के ऊपर। डे 7 के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 जो कि तकरीबन 1 पेज का ही है। और जैसे ही आप मंडे को आएंगे तो आपको तीसरा टेस्ट मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 और 8 का, यानी कि इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड वीक में। सर चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोगों ने 3 दिनों में डिवाइड कर दिया है, 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई। और इसका टेस्ट कब होगा सर? 20 जुलाई को। तो जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे उसका टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। सर 20 जुलाई चैप्टर नंबर 10, उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे चैप्टर नंबर 7 को 2 दिन दे दिए। नेक्स्ट वीक में आए तो मुहर्रम से पहले हमारा चैप्टर 6 हो गया ख़त्म। इसके साथ हमारे 9 चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। तो डे 1 से लेकर डे 15 तक हम लोगों ने एक स्पेसिफिक एरिया कवर किया, 2, 3, 8, 5, 9, 4, 10, 7 और 6। और जब आप 29 जुलाई को आएंगे सैटरडे वाले दिन तो आप एक मिड टर्म देंगे चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक का। ये 100 मार्क्स का मिड टर्म होगा। बेसिकली इन चैप्टर्स को हम लोगों ने पहले क्यों कवर किया? क्योंकि ये हमारा एक स्पेसिफिक ग्रिड है। अभी मैं आपको ग्रिड भी दिखाऊंगा आई कैप की। हाफ ऑफ द पेपर 50 नंबर हमारे इन एरियाज़ में से आते हैं। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक 50% ऑफ द वेटेज आई कैप इसको देता है। इनको हम प्यार से एक नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके कोर्स में ना 10 लॉज शामिल हैं। आपको 10 लॉज बताता हूँ कौन कौन से हैं। 10 लॉज। और ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है। एक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एक लॉ है जो कि 10 करीब चैप्टर्स के ऊपर स्प्रेड हुआ है। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक 10 के करीब चैप्टर्स हैं जिसमें ये लॉज आपको मिलते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप का कानून, ये भी आप यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि 3 चैप्टर्स पे स्प्रेड है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13। तो 3 चैप्टर्स पार्टनरशिप के हैं और 9 चैप्टर्स किसके हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। देन वी हैव योर थर्ड लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सर 2 चैप्टर्स हैं, 14 एंड 15। चैप्टर नंबर 14 बात करता है
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसकी बेसिक्स, उसकी टाइप्स के ऊपर, और 15th चैप्टर बेसिकली बात करता है चेक्स के ऊपर। तो ये 2 चैप्टर्स मिलके हमारा एक लॉ बनाते हैं नेगोशिएबल। 3 चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप में हैं और 9 चैप्टर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 3 लॉज हो गए, ओके सर। उसके बाद लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम इसका एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। अगर आप लोग देखें ग्रेड को भी, तो लीगल सिस्टम के ऊपर उसने क्या बात की है, उसने कहा सर 5 से 8 नंबर का पेपर आएगा और उसमें एक ही चैप्टर शामिल है, दैट इज लीगल सिस्टम। 4 लॉज हो गए, लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल। तो 4 लॉज में हमारे कितने चैप्टर्स कवर हो गए हैं? 15। रह गए 3 चैप्टर्स, और इन तीनों चैप्टर्स में 2-2 लॉज हैं, और ये तीनों चैप्टर्स 16, 17, 18 क्रैमिंग बेस्ड हैं। तो 4 लॉज ये। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक लॉ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का एक लॉ, डाटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, उसके बाद कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। तो सर 6 लॉज ये हैं, 4 लॉज ये हैं, ये मिलके आपका 100% ऑफ द सिलेबस बनता है। वापस आते हैं उसी मैप की तरफ। सर इस मैप पे आए वापस। अब आपको गेम समझ आ गई है। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 9 तक हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2 से 10 तक हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा आफ्टर द मिड टर्म, उसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? पार्टनरशिप। सर 3 चैप्टर्स थे पार्टनरशिप के। सर इन 3 चैप्टर्स को हम लोगों ने 6 दिनों में कवर करना है। 11 को 2 दिन देंगे, 12 को 2 दिन देंगे और 13 को 2 दिन देंगे, और उसी के साथ उसके टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। 11 का सेपरेट टेस्ट होगा, 12 का सेपरेट टेस्ट होगा और 13 का सेपरेट टेस्ट हो रहा होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि 16, 17, 18 तीनों चैप्टर्स वो हैं जिनमें 6 लॉज हैं, और ये बहुत बड़े लॉ नहीं हैं, तकरीबन 1 पेज 2 पेज इसके लॉज हैं। तो 16 के साथ 18, फिर 18 पूरा और 17 पूरा। 4 डेज़ के अंदर हम लोग 3 चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे और अपने अदर लॉस जो कि क्राइमिंग बेस्ड हैं उसको समझेंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक सेपरेट अपनी ग्रेड है, उसको हम लोगों ने 2 दिनों में कवर करना है। और लास्ट वीक में हम लोग 14 और 15 यानी कि जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कानून है उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। एंड के ऊपर 18 अगस्त और 19 अगस्त को हम लोग फुल फ्लैज पेपर भी कवर करेंगे, ऑटम 2022 का और स्प्रिंग 2023 का। और साथ साथ हम लोग इससे पीछे कोशिश करेंगे कि ऑटम 2009 से, ऑटम 2009 से लेके स्प्रिंग 2023 तक जितनी भी अटेम्प्ट्स आई हैं, जितने भी क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, हम लोग ये कवर करेंगे। इसमें जो ऑटम 2022 की अटेम्प्ट और स्प्रिंग 2023 इसको हम लोग फुल फ्लैज सेपरेट सॉल्व करेंगे फुल सिलेबस कवर करने के बाद। और इन क्लास जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ऑटम 2009 से लेके स्प्रिंग 2022 तक होगी। यानी कि मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट, मैं आपको दूंगा सवाल, कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, सवाल दूंगा, आपसे पूछूंगा, डिस्कशन होगी, जिसके बाद यू विल फील मोर कंफर्टेबल कि यस यू कैन पास द पेपर। तो सर ये मैप आपके पास होना चाहिए। मज़े की बात है कि कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। ज़रा एंड पे देखें सर, 19 अगस्त को हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, मगर उससे पीछे एक कार्रवाई और शुरू हो जाएगी 17 अगस्त से ही। 17 से लेके 21 तक आपके 5 रिवीजन टेस्ट अलग से। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है, तो सेपरेट 5 टेस्ट हैं आपकी रिवीजन पर्पस के लिए। तो 12 टेस्ट ये और 5 टेस्ट ये, कितने हो गए सर? 12, 5, 17। उसके बाद 22 तारीख ट्यूसडे वाले दिन ICAP पैटर्न के मुताबिक आपका मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और ये आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना है ताकि आप ICAP के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो सर 12 टेस्ट ऊपर थे,
5 टेस्ट रिवीजन के हो गए 17 टेस्ट, और ये एक मॉक एग्ज़ाम सर 18 टेस्ट, 2 घंटे की क्लास, और क्या चाहिए आपको। और मैंने किसी भी दिन आपका संडे ऑन नहीं किया, सैटरडे 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 एंड सैटरडे। यस, 14 अगस्त मुझे मजबूरन ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि आपका सिलेबस भी तो हम लोगों ने ख़त्म करना है ना, मगर इसकी मैंने कॉम्पोजिट ऊपर छुट्टी आपको 26 जुलाई पर दे दी है ताकि वो यहाँ से बैलेंस हो जाए। मुहर्रम की जो हॉलीडेज़ हैं वो 28 को और 29, 26, 27, 28 को हो रही होंगी, 29 को आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो ये हमारा पूरा स्केजुअल है जो कि स्प्रेड है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा फोकस करके, मैं साइड पे होता हूँ, इसको एक फोकस करके थोड़ा सा इसको डिले दिया जाए ताकि बच्चों तक इसकी जो राइटिंग है वो पहुँच सके, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें ताकि उनके पास ये सेव रहे। तो ये सर हमारा पैटर्न होगा 8 जुलाई यानी कि आज से लेके कब तक, 19 अगस्त तक, और उसके बाद 17 से 21 रिवीजन टेस्ट, 22 तारीख को आपका मॉक, और आई कैप का पेपर कब है आपका सर 5 सितंबर को आपका आई कैप का पेपर है। 5 सितंबर, इस डेट को नोट कर लें। आई कैप में आप 5 तारीख को जा रहे होंगे, सितंबर की 5 को, और उससे पहले आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कवरेज हो गई होगी कि यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट कि यस यू कैन डू इट। सर आगे चलते हैं। बुक्स के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। बिजनेस लॉ, अब बिजनेस लॉ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी नेचर क्या है, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बच्चे नॉर्मली इसको इजी गेम कंसिडर कर लेते हैं। बच्चों को लगता है कि सर ये पेपर बहुत हल्का सा है, इजी है, आसान है, पास करने में शुगल मिले में पास कर लेंगे। बच्चे पीआरसी से आए होते हैं, उन्होंने वहाँ पे चिल सा माहौल गुजारा होता है, ये देखते हैं सर थ्योरी वाला पेपर है, आखिरी महीने में कुछ ना कुछ पढ़ के पास कर लेंगे। सर ऐसा नहीं है। अगर आप डे 1 से नियत नहीं करके आएंगे तो ये पेपर आपको हमेशा टफ टाइम देगा। इसको कभी भी इजी नहीं लेना। यस, कंटेंट्स इजी हैं, तैयारी करने में आपको मज़ा आएगा, यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, इंजॉय करेंगे, मगर सर अपने दुश्मन को कभी भी आसान नहीं लेना, हमेशा उसको प्लान करके चलना है। तो आपको प्लानिंग मैंने बता दी है कि हम लोग प्लान कैसे करेंगे, वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिया। सर रिटेंशन कैसे इसकी बढ़ाई जाए, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इस पेपर को लिखें। क्या मतलब है इस चीज़ का, किताब पकड़ी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया, आप घर गए, आपने उसको रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करने के बाद रजिस्टर में जो बातें किताब में लिखी हुई ना वो आपने एज इट इज़ अपने रजिस्टर में उतार लेनी है, कॉपी पेस्ट कर लेना। आपने जो बातें किताब में लिखी हैं आपने अपने रजिस्टर में एज इट इज़ लिख लेनी है, और फिर जब याद करने बैठे हैं तो अपने रजिस्टर से याद करना है, फिर आपने किताब को साइड पर रख देना है। तो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम द रजिस्टर। तो इस तरीके से रिटेंशन पावर आप अपनी बढ़ा सकते हैं। प्लस रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए ना एक काम किया करें, माइंड मैपिंग किया करें, मैप्स बनाया करें। कोई भी चैप्टर, कोई भी एरिया, कोई भी टॉपिक, कोई भी लॉजिक आप स्टडी कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लेकर आएँ ताकि वो चीज़ आपने खुद लिखी हो, खुद बनाई हो, और वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो रिटेंशन आप लोग बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक तो लिख के, अपने लिखे हुए से याद करके, और माइंड मैपिंग करके। देन सर आई कैप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। एक हम लोगों ने क्लास रखी हुई है जिसमें हम लोग इस पेपर को अटैम्प्ट करने के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कितने तरह के सवाल आते हैं, किस सवाल को कैसे अटैम्प्ट करना है, रिक्वायरमेंट को कितना टाइम देना है, एमसीक्यूज़ के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारी की सारी बातें उस रेलेवेंट टाइम पे बता रहा हूँ। सर पीआरसी, यस आप लोग पीआरसी से आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने पहले बहुत बात कर ली है कि पीआरसी के बच्चे थोड़ा सा चिल रिलैक्स माहौल से आते हैं और एकदम से कैफ में कदम रखते साथ ही उनको कुछ मसले आते हैं। तो डे 1 से फोकस रह के चलना है, नियत कर लेनी है कि मुझे ये पेपर पास करना है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने क्लास में आना है। सर शॉर्टकट्स नहीं लगानी है, शॉर्टकट्स नहीं लगानी है। हमारे कोर्स में कुल मिला के 18 चैप्टर्स हैं और 18 के 18 चैप्टर्स ही इम्पॉर्टेंट हैं।
पहली बात तो ये आपने माइंड में रख लेना है कि फेसबुक पे जाके या किसी दोस्त से ये नहीं सुनना या पोस्ट करनी कि 18 में से कितने कर लूँ तो पास हो जाएगा। आई कैप का कोई पता नहीं है। आई कैप ने हमें ग्रेड ज़रूर दी है, आई कैप ने हमें ग्रेड ज़रूर दी है। पूरा सिलेबस 4 ग्रेड्स में डिवाइड है। 100 नंबर का पेपर 4 डिफरेंट लेवल्स पे आई कैप ने डिवाइड कर रखा है। ग्रेड ए दैट इज़ लीगल सिस्टम, सर 5 से 8 नंबर। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। हम लोगों ने कब कवर करना है? हम लोगों ने कवर करना है इसको 11 और 12 अगस्त वाले दिन। उसके बाद ग्रेड बी और ग्रेड सी दोनों ग्रेड्स मिला के हमें कवर करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ग्रेड बी में 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4, 5, और ग्रेड सी में 5 चैप्टर्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10। हमने पहले 15 दिन लगाने ही अपने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पोर्शन पे हैं ताकि ये आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ये लॉजिकल भी एरिया है, इसमें क्रैमिंग भी है, और इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स बिजनेस लॉ। बेसिकली बिजनेस लॉ है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। नॉर्मली इसी को पढ़ाया जाता है इस पूरे पेपर के अंदर। दिस अलॉन्ग विद पार्टनरशिप एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 3 क्रक्स हैं ऑफ दिस पेपर। रिसेंटली अभी ये अदर लॉज ऐड किए हैं, अदरवाइज ये पहले नहीं होते थे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, इसका डाटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, क्राइम्स, कंपटीशन, आर्बिट्रेशन, ये पहले नहीं हुआ करते थे। रिसेंटली आई कैप ने कुछ टाइम पहले इनको ऐड किया है ताकि इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड की जाएँ। बट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीगल सिस्टम, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल को ही हम बिजनेस लॉ कहते थे। तो सर उसके बाद ग्रेड डी। अच्छा, ग्रेड डी में एक बहुत मज़े की काम है। उसने कहा 35 से 52, 35 से 52, और इसमें डाल दिए 11 से लेके 18 तक चैप्टर्स। यानी कि इसमें पार्टनरशिप भी आती है, इसमें नेगोशिएबल भी आता है, और इसमें वो सारे के सारे अदर लॉज भी कवर हो जाते हैं। तो सर तकरीबन आधा पेपर यहाँ से होगा, ऑन एवरेज 45 मार्क्स यहाँ से होते हैं, 5 के करीब नंबर ऊपर से आ रहे होते हैं, और 50 के आसपास हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। आपको मैं ट्रेंड दिखा देता हूँ, पिछली 3 अटेम्प्ट्स का ट्रेंड देखिएगा। स्प्रिंग 22 आई कैप ने कहा 5 से 8, कितने का मार्क्स का पूछा? 6। ऑटम 22 में 7 और स्प्रिंग 23 में 6। 5 से 8 कहा तो अपने ग्रिड को बरकरार रखे हुए हैं। ग्रेड बी 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4, 5। आई कैप ने कहा 20 से 25 नंबर पूछूंगा, सर 24, 23 और 25। वो अपने ग्रेड को बरकरार रखता है। यानी कि ये 4 चैप्टर्स अगर आपको अच्छे से तैयार हैं तो आप मैक्सिमम 25 और मिनिमम 23 के करीब नंबर तक हासिल कर सकते हैं। सर नेक्स्ट ग्रेड सी 25 से 30, 27, 32, 31। यहाँ पे वो थोड़ा सा +1 की तरफ गया है, तो इतनी वेरिएशन +1, +2 की चलती है, मगर इससे ज़्यादा वो नहीं कर रहा होता। फिर सर 35 से 52 का तो तकरीबन हाफ, 43, 38 और 38, क्योंकि इसने जोड़ना होता है ऊपर लीगल सिस्टम के साथ 50 नंबर पूरे करने के लिए। तो 50 से 55 नंबर आते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 50 से 55, और 45 से 50 नंबर आते हैं फ्रॉम दीज अदर लॉस। तो हमारे लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना कि इसको मैं स्किप कर दूं, कोई पता नहीं आई के वहाँ से 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का सवाल पूछ ले, फिर आप एग्ज़ाम में अभी परेशान हो रहे होंगे। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू स्टडी। सर पेपर पैटर्न क्या होता है? अच्छा, पेपर पैटर्न में मैं आपको बता दूं कि आई कैप ने अभी तक इसको फॉर्मली नहीं बताया कि पेपर पैटर्न क्या है, मगर जो पेपर्स हमें नज़र आते हैं कि वो 100 मार्क्स को डिवाइड कैसे करता है आई कैप की जो डिवीजन है ना फॉर 100 मार्क्स, वो है 40 to 60% के ऊपर, 40 to 60% के ऊपर। सर 40% स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल और 60% वो सवाल जिसमें आप लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि केस स्टडीज आ रही होती हैं। यानी कि 100 में से 40 नंबर का पेपर होगा रटे वाला तकरीबन, और 60 नंबर का पेपर होगा केस स्टडीज वाला, और इस 100 में 15 नंबर के एमसीक्यूज भी शामिल हैं। इस 100 की जो डिवीजन है ना वो है 15 एमसीक्यूज और 85 मार्क्स के सब्जेक्टिव सवाल।
फिर इस 85 का 40% और इस 85 का 60%, उस 15 का 40%, उस 15 का 60%, तो तकरीबन 35 से 40 नंबर का पेपर, तकरीबन ऑन एवरेज 35 से 40 नंबर का पेपर रटे वाला होता है। और बाकी लॉजिकल, सिनेरियोस, केस स्टडीज़, 3 तरह के सवाल होते हैं, टाइप 1 सवाल, टाइप 2 सवाल और टाइप 3 सवाल। हम लोग आगे जाके जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिड ऑफ वीक में जाके फर्स्ट टेस्ट के आसपास मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, केस स्टडीज़ को सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों को लिखना कैसे है। आई कैप में पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर सारी बातें हम लोग उस टाइम पे कवर कर रहे होंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। सर कुछ बात कर लेते हैं ओवरऑल टिप्स के ऊपर, ओवरऑल टेक्निक्स के ऊपर। इस पेपर में आपको क्या करना है? सर सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करनी है और आपकी नीयत होनी चाहिए इस पेपर को पास करने की। अगर आप अभी से अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं कि यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, तो फिर आप इस पेपर में जंप इन ना करें, फिर आप वेट कर लें और प्री बैच जब स्टार्ट हो सितंबर के एंड में तब से ज्वाइन कर लें। बट अगर आप चाहते हैं कि आप बहती की गंगा में हाथ धो लें तो फिर आप अच्छी प्लानिंग के साथ हैं, अच्छी एग्जीक्यूशन के साथ हैं, जो मैंने आपको प्लान दिया है उस पर अमल करें और क्लासेस को लाइव फिज़िकल आके अटेंड करें, तब आपको फ़ायदा होगा। सर डाइजेस्ट करें तमाम पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन दिस ओरिएंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसको एक दफ़ा दोबारा से सुनें, कोई बात समझ नहीं आई है पूछें। आपको ग्रिड का पता होना चाहिए, आपको टेक्निक का पता होना चाहिए, आपको आपके सिलेबस का पता होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको आपके पेपर के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। सर जो स्केड्यूल आपको बनाया है उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसके मुताबिक ही आपने अपनी तैयारी करनी है। आपने लेक्चर्स को अटेंड लाजमी करना है, फिज़िकल आ रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, हर दिन आपने उसके ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। किताब लाजमी पढ़नी है। आप आई कैप की बुक पढ़ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मगर उसे याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, परेशान होंगे। तो याद करने के लिए अपने नोट्स बहुत अच्छी बात है। अगर मुश्किल हो रही है बनाने में, रटा लगाना चाहते हैं, तो बी लॉ मेड इजी बुक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बुक आपको घर तक पहुँचा भी जाएगी। सर आपने रजिस्टर बनाना है और कॉपी पेस्ट करना है, ये बात हम लोगों ने कर ली है कि जो चीज़ें किताब में लिखी हुई है आपने अपने रजिस्टर पे उसको लेकर आना है और वहाँ से फिर आपने उसको तैयार करना है। तमाम टेस्ट देने हैं इंक्लूडिंग फाइनल मॉक, और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, तब जाके आप इस पेपर को ईज़िली पास कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये मोबाइल नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं 030000067262। कोई भी मसला हो रिगार्डिंग कैफ 4, कैफ 7, कैफ 8 या कैफ का कोई भी पेपर इंक्लूडिंग PRC, CFAP, आप इस नंबर पर रब्ता करके अपनी क्यूरी मेरे तक पहुंचा सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू आंसर यू गाइस। दैट्स इट फॉर द ओरिएंटेशन। होपफुली आपको बातें सारी की सारी समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा प्लान, एक दफ़ा मैं आपको प्लान दोबारा से शेयर कर दूँ ताकि आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देख सकें। सर ये प्लान आपके पास होना चाहिए, हम इस प्लान के मुताबिक चलेंगे। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी के मूड में भी हैं तो ये प्लान आपके पास होना चाहिए। डन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।